आपका राहुल कुमार और आप देख रहे हैं सचिन्स कॉम्पिटिटिव क्लास। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा के पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करेंगे और हर प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे और साथ ही देंगे उसका साधारण और समझने का योग्य व्याख्या। अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। पिछले वर्षों के प्रश्नों से न सिर्फ परीक्षा के पैटर्न का अंदाजा मिलता है बल्कि यह भी समझ आता है कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आप सभी के बीच पहला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो आपका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो आपका सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा प्रश्न है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? ऑप्शन ए आक्रमणकारी, बी राजदूत, सी पुजारी, डी मंत्री। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। आपका सही उत्तर होगा राजदूत। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप सभी के बीच तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ सीखी? तो आपका सही उत्तर होगा पटना में। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा पटना में हुई और उन्होंने पार्सियन पटना में सीखी। और आप सभी के बीच अगला प्रश्न है, अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो अमजद अली खान जो यंत्र बजाते थे वो सरोद बजाते थे। सरोद क्या होता है? तो ये वीणा के आकार का ही होता है और पीछे मोटा होता है और आगे की ओर हल्की पतली होती है और इसमें धागे लगे हुए रहते हैं, कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? सरोद बजाने के लिए। अगर इसी में आपको अगर पूछा जाता कि बिस्मिल्लाह खान किसके लिए जाने जाते हैं? तो वो किसके लिए होते? शहनाई के लिए। अगला प्रश्न क्या है आप सभी के बीच? अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी? अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी? तो आप सभी का आंसर होगा अबेकस की खोज ग्रीक सभ्यता के दौरान हुई थी। किसके दौरान हुई थी? ग्रीक सभ्यता के दौरान हुई थी। अबेकस की खोज किसके दौरान हुई थी? तो आप सभी का प्रश्न का उत्तर होगा ग्रीक सभ्यता के दौरान। उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो आपका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन किया। ठीक, आप सभी के बीच आगे अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग चलेंगे। तो 7 नंबर प्रश्न क्या है? 7 नंबर प्रश्न है भारत के 7 नंबर प्रश्न क्या है? भारत के दोनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? तो कुल सदस्यों का आवश्यक संख्या है वो है आपका 1/10 भाग। 1/10 भाग अनिवार्य है। अगर इससे कम होते हैं तो वो संसद नहीं चल सकती। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, साप्ताहिक शार्ली एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये जो है वीकली शार्ली एब्दो ये पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। आपका सही उत्तर क्या होगा? पेरिस से। वही उसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि H1N1
किसके द्वारा होता है? H1N1 किसके द्वारा होता है? तो आपका सही उत्तर है विषाणु द्वारा। क्या होगा? विषाणु द्वारा होगा। किसके द्वारा होता है H1N1? तो विषाणुओं के द्वारा होता है। ठीक, आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ में होता है? तो आपका सही उत्तर होगा जयपुर। आपका सही उत्तर जयपुर। उसके बाद अगला प्रश्न 11 नंबर क्या है? बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। तो स्तूप किसका प्रतीक था? तो स्तूप प्रतीक था, किसका प्रतीक था? तो मृत्यु का। अगर बौद्ध धर्म में अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाती थी, उसके लिए स्तूप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आप सभी के बीच 12 नंबर प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप सभी के बीच क्या है? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इसके बाद जो है अगला प्रश्न आप सभी के बीच 12 नंबर प्रश्न हो गया है। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहा गया है कि दाऊद, क्या कहा गया है? दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया। किसने कर दिया था? तो दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर अकबर ने बाहर कर दिया था। किसने? अकबर ने। तो हो गया आपका। अगला प्रश्न हम आते हैं, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो आप सभी का आंसर होगा अकबर का राज दरबार में कितने थे? तो 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। अकबर के राज दरबार में कितने 9 रत्न, कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। आप सभी के बीच अगला प्रश्न है 10 नंबर 15 नंबर। 15 नंबर क्या है क्वेश्चन? तो देखिए, आइए हम चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो पुर्तगालियों की जो भारत में राजधानी थी वो गोवा से पहले कोच्चिन थी। गोवा से पहले क्या थी? कोच्चिन। आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोच्चिन। उसके बाद है बैगनी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का परास एनएम में है। बैगनी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का परास एनएम में है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? 380 से 450। आगे चलते हम 17 नंबर की ओर। आगे हम चलते हैं 17 नंबर की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी होता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी प्रकाशीय तंतु, डी प्रिज्म। तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाशीय तंतु, अर्थात एक्स रे। एक्स किरण जो होती है वो शरीर के अंदर देखने के लिए उपयोगी होती है। डॉक्टर के यहाँ आप जब शरीर के अंदर कोई भी घटना होती है, पैर टूट जाती है या फिर कुछ भी होती है, तो आप जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर एक्स रे जो है आपके शरीर में डालकर बता देती है कि ये शरीर में क्या क्या है और अंदर की सारी चीजों को देख सकती है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि 22 दिसंबर को होती है। वही कहेगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी दिन कब होती है? तो आपका प्रश्न का ये उत्तर क्या होता? 22 दिसंबर। या फिर पूछ दिया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो आपका आंसर बी 22 दिसंबर। आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। तो आगे प्रश्न में कहा गया है 19 नंबर में कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल यानी कि एफ और उनके माध्य की दूरी आर के बीच रिश्ता रिलेशन को दिखाती है। तो बल और दूरी की जो है रिलेशन यहाँ पे क्या होगा? तो एफ समानुपाती होंगे आर स्क्वायर का। एफ समानुपाती किसके होंगे? आर स्क्वायर का। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हम 20 नंबर की ओर। 20 नंबर प्रश्न में कहा गया है चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो आपका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर बी 1917। और यह महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह था। इन्होंने इस सत्याग्रह में भारत में जो है आए और भारत के बिहार राज्य में चंपारण जिले में आकर इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह किया और 1917 ईस्वी में। आपका सही उत्तर हो जाएगा 1917। उसके बाद है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में कहा गया है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, पलाश है। उसके बाद कहा गया है 22 नंबर क्वेश्चन, जो 583 का 293 से संबंध है वह 488 का इसके साथ है। तो निम्न में कहा गया है कि 583 का संबंध 293 से जिस प्रकार है, ठीक उसी प्रकार बताइए इस चारों ऑप्शन में 488 का संबंध किसके साथ है। तो देख लेते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं 583 583 583 583 में हम देखेंगे तो 5 प्लस सभी संख्याओं का योग कर देंगे। 5 प्लस 8 प्लस 3, 5 प्लस 8 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएंगे आपका आंसर। तो 5 8 13 3 16 कितने होते हैं, 16 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 16। और वही देखेंगे 16 और वही देखेंगे 2 9 3 2 9 3 2 9 3 का जो होगा योग करेंगे तो 2 प्लस 9 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 9 3 12 2 14 कितने हो जाएंगे, 14। अर्थात यहाँ पर देखा गया कि नीचे वाले जो है वो 2 आगे है, 2 ज्यादा है ऊपर वाले का योग। तो ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे 488 का 4 8 8 4 8 8 4 में क्या करेंगे 4 प्लस 8 प्लस 8। तो 4 8 8 का हम क्या करते हैं जब जोड़ते हैं तो 8 8 16 4 20 20 है। जिस प्रकार वहां 16 से 2 कम हुई थी 14, इसी प्रकार जो है हम ऐसे संख्याओं को जो चुनेंगे जिनका योग 20 से 2 कम अर्थात 18 होनी चाहिए, अर्थात 18 होनी चाहिए। तो हम ऑप्शन नंबर 1 को पहले जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में पहले जोड़ते हैं तो 2 प्लस 9 प्लस 1, 9 2 11 1 12 जो कि 18 नहीं पुरता है, ये उत्तर गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं तो 3 प्लस 7 प्लस 8 3 7 10 10 8 18। हाँ यहाँ पर ये 18 पुर गया है। तो आपका सही उत्तर होगा बी नंबर। 22 का सही उत्तर क्या होगा, बी नंबर। 22 का सही उत्तर आप सभी के बीच क्या होगा, बी नंबर 378। वही उसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर। कहा गया कि भारत में ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ में खोली गई। तो आप सभी के बीच ये प्रश्न का उत्तर होगा क्या होगा, कानपुर में। क्या होगा, कानपुर। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई, तो कानपुर में खोली गई। हम आगे चलते हैं 24 नंबर पे, प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 24 में कहा गया है, प्रश्न संख्या 24 में कहा गया है कि प्राकृतिक रेशम की कुल कितने किस्में होती है, मुख्य कितने किस्में होती है। तो देखिए प्राकृतिक रेशम जो होती है उसकी 4 वेराइटियां होती है और ये चारों वेराइटियां बहुत मुख्य है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4। प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्में हैं, तो 4 वेराइटी बहुत मुख्य है। उसके बाद 25 नंबर आप सभी के बीच है। 25 नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग कहां पर है। तो आपका सही उत्तर होगा जालियांवाला बाग अमृतसर है। और यही जालियांवाला बाग में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी 13 अप्रैल 1919 में। इसमें जनरल ओ डायर और आर डायर के द्वारा लाखों लोगों की मार दिया गया, लाखों लोगों को मार दिया गया और सारे निहत्थे लोगों को इसमें क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। इसीलिए इस जालियांवाले बाग में यह घटना हुई थी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड। लेकिन आपका प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि जालियांवाला बाग कहाँ पर है, तो आपका सही उत्तर होगा अमृतसर, पंजाब। आगे है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि तमिलनाडु में पाए जाने वाली
मुख्य जनजाति क्या है? तो तमिलनाडु में कौन सी मुख्य जनजाति पाई जाती है? तो जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्रिब्स जो पाए जाते हैं तमिलनाडु में वो है आपका इरुला। कौन पाए जाते हैं? इरुला जनजाति तमिलनाडु में बहुत पाए जाते हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 27, जारवा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए बिहार, बी ओडिशा, सी नागालैंड, डी अंडमान। ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि बिहार में अब बहुत ही कम जनजाति बच गई है, क्योंकि पहले बिहार और झारखंड एक था, तो बिहार में बहुत सी जनजातियां हुआ करती थी, किंतु जब बिहार से झारखंड 2000 ईस्वी को अलग हो गया, इसके बाद क्या हो गया? बिहार में थोड़ी सी भी जनजाति नहीं हुई। लेकिन जारवा जनजाति पूछ रहा है, तो जारवा जनजाति अंडमान में पाई जाती है। कहाँ में? अंडमान में। जारवा जनजाति कहाँ में पाई जाती है? तो अंडमान में पाई जाती है। यही अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कोई कि जारवा जनजाति सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, तो ये आपका क्या आंसर होगा? जारवा जनजाति। वही अगर आपसे कोई पूछ देता सबसे खतरनाक जनजाति कहाँ में है, सबसे खतरनाक जनजाति कौन किसे माना जाता है, तो सेंट लीन को माना जाता है। किसे माना जाता है? सेंट लीन को। सेंट लीन इतना खतरनाक जनजाति है कि उसका अगर आप मदद करने भी जाते हो तो वो आप पे आक्रमण करके आपको मार सकता है, इसीलिए वो अंडमान में पाई जाती है और यह कोई जाता भी नहीं है वहां। आप सभी के बीच अगला प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है कि भारत की सर्वप्रथम जो है वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? भारत की जो है सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे डी नंबर। आपका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? डी नंबर, हंगुल। क्या हो जाएंगे? हंगुल। आपका सही उत्तर हंगुल हो जाएंगे। आगे चलते हम प्रश्न की ओर, आगे हम प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 29 को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, तो चलिए हम आगे प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 में कहा गया है, प्रश्न संख्या 29 में कहा गया है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनवरी 2015। जनवरी 2015 में नीति आयोग का प्रारंभ हुआ। उसके बाद हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 30 नंबर, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा विनोबा भावे। ऑप्शन सी, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है 31 नंबर। हम 31 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा उर्दू भाषा है। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो उर्दू भाषा है। उसके बाद हम अगला प्रश्न पे चलते हैं, जापान की संसद को क्या कहलाती है? जैसे भारत का संसद क्या कहलाती है? तो संसद कहलाती है। जैसे पाकिस्तान का संसद कहलाती, क्या कहलाती? पार्लियामेंट कहलाती है। ठीक उसी प्रकार कहा गया कि जापान की संसद क्या कहलाती है? तो जापान की संसद डाइट कहलाती है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डाइट कहलाती है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन आप सभी के बीच है, रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? तो आपका सही उत्तर होगा रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। कहाँ की है? सऊदी अरब। आपका ऑप्शन सी, सऊदी अरब। रियाल कहाँ की है? तो सऊदी अरब। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 में कहा गया है, प्रश्न संख्या 34 में कहा गया है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग है। भारतीय झंडा जो है उसमें बीच वाला जो चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां होती है, उसका रंग पूछ रहा है। तो भारतीय झंडे के चक्र का जो रंग होता है वो होता है आपका नीला। ऑप्शन ए। उसके बाद है 35 नंबर। 35 नंबर कहा गया है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किए थे। कौन किए थे वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद? तो अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच, अगला प्रश्न क्या है? 36 नंबर। 36 नंबर कहा जाता है अगला प्रश्न क्या है? एक चैत्र
हिंदी का महीना होता है चैत्र। एक चैत्र प्रायः पड़ता है इस दिन को। एक चैत्र कब किसको कहते हैं? तो 22 मार्च को। 22 मार्च को एक चैत्र कहते हैं। 22 मार्च को क्या कहते हैं? एक चैत्र कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न कहा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए गीता से, बी मुंडकोपनिषद से, सी रामायण, डी मनुस्मृति। तो आपका ये प्रश्न का उत्तर सही उत्तर है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आप सभी के बीच अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की अजमाइशी यात्रा दिल्ली और इस शहर के बीच के मध्य की गई थी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मार्च 2016 में जो गतिमान एक्सप्रेस की ट्रायल की गई थी, अजमाइशें की गई थी, वो दिल्ली से किस शहर की, किस किस शहर के बीच हुई थी? तो आपका सही उत्तर है आगरा। जो 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की जो अजमाइशें की गई थी वो दिल्ली से आगरा के बीच की गई थी। उसके बाद जो है 39 नंबर क्वेश्चन कहा गया है द किसका उपनाम द वाल है? किसका उपनाम द वाल है? द वाल। तो द वाल किसका उपनाम है? तो आपका सही उत्तर होंगे राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ एक टेस्ट क्रिकेट के बहुत बड़े महान खिलाड़ी थे और ये इनके बारे में कहा जाता है कि अगर ये पिच पे आ जाते थे तो बॉलर के सामने ये खड़े हो जाते थे दीवार की तरह और इसे बॉलर ये आउट नहीं कर पाते थे और ये दीवार की तरह खड़े हो जाते थे। तो दीवार को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉल, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? द वॉल के हम नाम से जानते हैं। किन्हें जानते हैं? राहुल द्रविड़ के नाम से जानते हैं। आप में से कितने कितने लोग राहुल द्रविड़ की पारी को देखे हुए हैं? अगर राहुल द्रविड़ की अगर खेलते हुए आप लोग देखे हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी के बीच अगला प्रश्न है 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न में कहा गया है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो आप सभी के बीच ये इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ में है? स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के बीच आनंद मठ के लेखक थे। आनंद मठ के लेखक थे। आनंद मठ एक पुस्तक है जिसमें बंगाल के इतिहास को लिखा गया था और इस आनंद मठ को किन्होंने लिखा था? तो इस आनंद मठ को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखे थे। इसको किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आप सभी के बीच 42वां क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है द ओडो सिटी ऑफ होप। द ओडो सिटी ऑफ होप। द ओडो सिटी ऑफ होप किसने लिखी थी? तो आप सभी के बीच इस प्रश्न का उत्तर है ओबामा ने। किसने लिखे थे? ओबामा ने। 42 का आंसर क्या होगा? द ओडे सिटी ऑफ होप किसने लिखा था? तो ओबामा ने लिखे थे। अगला प्रश्न है 43 नंबर। तो हम 43 नंबर की ओर चलते हैं। अगर आप सभी को अगर यह वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे हम चलते हैं। आगे है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन कहा गया है समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? आप सभी देखे होइएगा 122 एडी, 120 एडी, 50 एडी या फिर आप देखे होइएगा 50 बीसी, 2200 बीसी। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो इसमें बीसी को नहीं पूछा गया है, कहा गया है एडी का अर्थ क्या होता है? तो एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। एडी का अर्थ क्या होता है? एनो डोमिनी। वही अगर आपसे कोई पूछ दे कि बीसी का अर्थ क्या होता है? बीसी का अर्थ क्या होता है? तो बीसी का अर्थ क्या होता है? तो बिफोर क्राइस्ट होता है। बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। उसके बाद अगला प्रश्न है 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न में कहा गया शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी के बीच जो है शहीद दिवस पूछा गया है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। अगला प्रश्न है 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न में कहा जाता है, यदि अपने मोबाइल फोन के न पहुंच पाने, एक्सेस खोने का डर, यानी कि अपने मोबाइल फोन के न पहुंच पाने या एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? तो एक्सेस खोने का ये डर कहलाता है नोमोफोबिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे कई सेटों में देखा जा चुका है, इसीलिए इसे तो याद ही कर लीजिएगा कि नोमोफोबिया किसे कहते हैं। तो एक्सेस खो जाने का डर जो होता है इसे नोमोफोबिया कहते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित, डायरेक्टर थे सत्यजीत रे। इन्होंने सर्वप्रथम चलचित्र चलाया था? तो इनके द्वारा इनके निर्देश में जो चलचित्र चला था वो था आपका पाथेर पंचाली। आपका सही उत्तर है पाथेर पंचाली। उसके बाद अगला प्रश्न है 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पे है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोलकाता। ऑप्शन सी कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां में है? तो कोलकाता में है। उसके बीच अगला प्रश्न है आप सभी के बीच, पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र किसने लिखा है? तो आप सभी के बीच जो है इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। वही अगर आपसे पूछा जाता कि विशाख दत्त क्या लिखे थे? तो विशाख दत्त जो थे उन्होंने मुद्रा राक्षस लिखे थे। क्या लिखे थे? मुद्रा राक्षस लिखे थे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न में कहा गया है 49 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे? तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। आयुर्वेद के ज्ञान के लिए कौन प्रसिद्ध थे? तो धन्वंतरी थे। धन्वंतरी को आयुर्वेद के ज्ञाता कहते हैं और ये एक चिकित्सक थे धन्वंतरी। उसके बाद अगला प्रश्न है आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियम लीग। इंडियन प्रीमियम लीग क्रिकेट का आरंभ कब हुआ? तो देखिए इंडियन प्रीमियम लीग की जो आरंभ हुआ था वो वर्ष 2008 में हुई थी, जब भारत 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई थी। तो उसके जस्ट एक साल बाद 20 ओवर का मैच भारत में घरेलू मैच के रूप में खेला जाने लगा, आईपीएल, जिसे अभी जो कि चल भी रहा है आईपीएल। आईपीएल में आपका फेवरेट टीम कौन है? आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दे कि आप सभी का आईपीएल का फेवरेट जो है टीम कौन सा है। आगे हम चलते हैं 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न कहा 51 नंबर प्रश्न कहा गया है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो वसा के जलीय अपघटन पे क्या मिलता है? तो आपका सही उत्तर होगा वसीय अम्ल और गिल्सरॉल। क्या है? वसीय अम्ल मिलता है और क्या मिलता है? गिल्सरॉल मिलते हैं। वसीय अम्ल और गिल्सरॉल, ऑप्शन बी। आगे हम लोग चलते हैं 52 नंबर पे। 52 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? कितना आगे है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5.5 घंटा, 5.1/2 घंटे। आप सभी के बीच अगला प्रश्न है 53 नंबर। दुनिया का सबसे बड़ा दलदल यानी गीला स्थान कहाँ में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए एशिया में पाया जाता है। एशिया में दुनिया का सबसे बड़ा दलदल गीला स्थान पाया जाता है। वही आप सभी के बीच अगला प्रश्न है 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इससे क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं। आइसोबाथ, ऑप्शन सी आइसोबाथ। अगला प्रश्न है, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। अच्छा, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 वायु के नाम है और इन चारों वायु के नाम में आपको पूछा जा रहा है कि कौन सी ये जो वायु है ये बहुत ज्यादा क्या है? शुष्क और ठंडी है।
तो आपका सही उत्तर है 55 का सी, बोरा। बोरा एक बहुत ही ठंडी और शुष्क जलवायु है, बहुत ठंडी और शुष्क जलवायु है बोरा। अगला प्रश्न है 56 नंबर। आप सभी के बीच 56 नंबर प्रश्न क्या है उसको हम लोग देखते हैं। 56 नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है कि वह नदी जो दिल्ली में बहती है, मतलब दिल्ली में बहने वाली इनमें से 4 नदी के नाम दिए गए हैं और इनमें कहा जाता है इन चारों में कौन सी नदी दिल्ली में बहा जाता है, बहता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यमुना। और यमुना नदी का स्थिति दिल्ली में बहुत ही खराब है, इतना खराब है, इतना गंदा है कि हालांकि इस नदी को साफ करने के लिए सरकार ने कई योजना बनाई है, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार ये योजनाओं को सफल नहीं कर पाए हैं, अभी तक यमुना को साफ नहीं कर पाए हैं। हालांकि आपके जो थे केजरीवाल इनमें लंबे लंबे वादा किए थे जो कि निभा नहीं पाए और अब बन गए हैं दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार इस यमुना नदी को साफ कर पाएगी या फिर ये भी किसी दूसरे पार्टी के तरह ठग पार्टी है या फिर जनताओं को मूर्ख बना देगी? तो अगला प्रश्न है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे प्रश्न में कहा गया है कि इरावती नदी, इरावती नदी, इरावती नदी किसमें गिरती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इरावती नदी। इरावती नदी कहाँ में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इरावती नदी कहाँ में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद अगला प्रश्न है 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न में कहा गया है नदी का एक उथला विस्तार, नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जाता है। तो नदी में एक उथला हुआ विस्तार होता है जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जाता है, उससे क्या कहते हैं? उसे क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? तो वो जो है क्या कहलाता है? आपका सही उत्तर है रीफ। वो क्या कहलाता है? रीफ कहलाता है। वही फ्योर्ड तट क्या कहा जाता है? तो समुद्र के ऊपर जो बर्फ के से ढके हुए स्थान को फ्योर्ड तट कहते हैं। फ्योर्ड तट जब नदी पहाड़ी इलाके से समुद्र में जब मिलती है तो वहां पर जो बर्फ ऊपर में जमी रहती है इस तट को हम फ्योर्ड तट और बगल वाली तट को रिया तट कहते हैं। अगला प्रश्न हम चलते हैं 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न में कहा गया है, 59 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। क्या है आपका उत्तर? ग्रीनलैंड। वही आप लोगों से पूछा जाता कि बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है और किस नदी पर स्थित है? तो ये ऑप्शन क्या हो जाता? आपका आंसर क्या हो जाता? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पे? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और यह भारी भारत में है। और उसका नाम क्या है इस नदी द्वीप का? तो माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ में? भारत में। और भारत में किस स्थान में? तो असम में आप कह सकते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है वह एक संग्रहित फल है। अच्छा, इनमें से कहा गया कि संग्रहित फल क्या है? अच्छा, संग्रहित फल इनमें से कौन होंगे? तो सहतूत, सहतूत होते हैं। संग्रहित फल का क्या है? सहतूत। सहतूत को ही हम लोग अपनी भाषा में कटहल कहते हैं। क्या कहते हैं? कटहल कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न में कहा गया है बज शहर कहाँ स्थित है? यहाँ पर स्थित है बज शहर। इन चारों ऑप्शन में दिए गए हैं, इन 4 देशों के नाम दिए गए हैं और इनमें कहा गया कि बज जो है शहर यहाँ पर है। तो कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया में है। सही उत्तर आपका होगा ऑस्ट्रिया में। बज शहर कहाँ में? तो ऑस्ट्रिया में। अगला प्रश्न हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो आगे की ओर हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 61 नंबर हो गया। 62 नंबर, 62 नंबर ऑप्शन में कहा, क्वेश्चन में कहा गया कि मात्र यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर चिन्हों का अर्थ सामान्य का आयाम है। मतलब यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर किसके बराबर होते हैं? तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। तो एस यहाँ पे क्या है? दूरी। और दूरी को हम किस में दर्शाते हैं? लंबाई में दर्शाते हैं। तो इसीलिए आपका सही उत्तर होगा एल, बी, ऑप्शन बी, एल। ठीक ना। उसके बाद अगला प्रश्न है शाखीय भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार, देखिए शाखीय भौतिकी का नियम उन्हीं कण पे लागू होते हैं जिनका आकार
10 के पावर -6 से क्या होते हैं, छोटा होते हैं। क्या होते हैं, छोटे होते, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, उन्हीं पर लागू होते हैं, जो जिसका आकार कम से कम 10 के पावर -6 से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि एक कार की पहिया जो सड़क पर चल रहा है, एक कार की पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो बताइए ये में इसमें कौन सा घर्षण लगेगा और कौन सा घर्षण ज्यादा रहेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो एक कार जब कार का पहिया जब सड़क पर चल रही होती है तो उसमें सबसे ज्यादा स्थैतिक घर्षण होते हैं, उसके बाद काइनेटिक घर्षण होते हैं और उसके बाद रोलिंग घर्षण होते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, 65 नंबर की ओर। 65 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि ध्वनि, क्या कहा गया है, ध्वनि की गति, ध्वनि की गति और भी और माध्यम का घनत्व पी के मध्य यह रिश्ता है, ये दोनों के बीच रिलेशन को बताता है, भी और पी के बीच। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा भी जो होता है, भी समानुपाती होते हैं 1/p² के, भी समानुपात, भी स्क्वायर समानुपाती होते हैं 1/p² के। आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, आगे अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 66 नंबर, 66 नंबर कहा गया प्रश्न में, 66 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ में हुआ था। तो आपका सही उत्तर होगा गुरु नानक जी का जन्म ऑप्शन नंबर सी, तलवंडी ग्राम में हुई थी। कहाँ में हुई थी, तलवंडी ग्राम में हुई थी। उसके बाद आप सभी के बीच अगला प्रश्न है 67 नंबर, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को अपना भारत से निकालकर रंगून भेज दिया था, अर्थात अभी जो म्यांमार है, म्यांमार भेज दिया था। और रंगून पहला जो है, म्यांमार की पहले राजधानी हुआ करती थी जो बदल गई है, तो पहले रंगून थी राजधानी म्यांमार की। अच्छा, आप सभी के बीच जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रंगून में यानी कि म्यांमार में कौन सी शासन व्यवस्था है, तो सैनिक शासन व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 68 नंबर पे। 68 नंबर क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम। अच्छा, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद क्या था। तो इसमें अंग्रेजी अनुवाद कहता है कि अभिज्ञान शकुंतलम का किसने किया था, अंग्रेजी अनुवाद पहला बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जॉन निकोलसन ने। किसने किया था, जॉन निकोलसन ने किया था अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद। उसके बाद अगर इसमें अगर पूछ देता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, तो आपका सही उत्तर होता अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है, कालिदास की। अगला हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर आगे। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं 69 69 नंबर प्रश्न संख्या 69 पर। तो प्रश्न संख्या 69 में कहा गया है, प्रश्न संख्या 69 में कहा गया अंग्रेजों के भारत में, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिरी से एक पूर्व, आपसे आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन पूछ रहा है। तो देखिए सबसे आखिरी वायसराय वो लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन आखिरी से एक पूर्व कहता है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पूर्वक पढ़िए, नहीं तो हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन का गलत उत्तर दे सकते हैं। आखिरी से एक पूर्व पूछ रहा है, तो आखिरी से एक पूर्व कौन होगा, आपका सही उत्तर होगा लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल जो थे वो माउंटबेटन से पहले आए थे। तो क्वेश्चन में भी पूछा गया कि भारत में राज्यकाल में आखिरी से एक पूर्व कौन सा था वायसराय, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेवेल। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न कहा गया है एक लौह, एक लौह, अगला प्रश्न कहा गया कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए सत्य है। तो इसकी चुंबकीय जो है सुग्राह्यता के लिए सत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, अधिक होनी चाहिए। उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है जब प्रकाश दूसरे माध्यम से के अंदर जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है,
तो क्या उसमें से क्या सही है? तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है। सही बात है कि उसके परिवर्तन नहीं आता, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता। उसके बाद कहता है परिवर्तन नहीं आती, आवृत्ति में क्या ही परिवर्तन आ सकती है? जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम से जाती है, फ्रीक्वेंसी नो चेंज। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। सही बात है, उसके आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में कहा गया कि उसकी गति नहीं बदलती है। गति बदल सकती है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक रहेंगे, उसके बाद कोई भी माध्यम में जाएंगी तो अधिक नहीं होंगी, कम होंगी। जैसे पानी में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। उसके बाद उसकी तरंग दैर्घ्य नहीं बदलती। हाँ, बिल्कुल बदलती, उसकी तरंग दैर्घ्य भी बदलती है। तो आपका सही उत्तर होगा बी नंबर, उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। नो चेंजिंग फॉर फ्रीक्वेंसी। तो आप सभी के बीच जो है 71 नंबर क्वेश्चन हो गया और एक दो प्रश्न का उत्तर आगे करा दिया जाएगा। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।